आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आवाज विशेष में आज आपसे परिचय करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का जो अपने आप में परिचय की मोहताज नहीं है। हम यदि स्लम का नाम ले पूरे नागपुर के एरिया में या फिर पूरे विदर्भ में, तो एक ही नाम स्लम की सुरक्षा में उभर कर आता है। कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी बिल्कुल परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस के एक जहां से हम डॉक्टर सतीश बाबू को देखते हैं, लगभग 50 साल का वक्त कांग्रेस के साथ बीता है। लेकिन ये तो हुआ उनका राजनीतिक सेगमेंट। लेकिन आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपको बताएं कि इस क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थाएं आती है वो लोकमान्य तिलक शिक्षण संस्था के संचालक डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी जी के पहल पर आती है। और इन शिक्षा संस्थानों में जो विद्यार्थी निकलते हैं वो अपने जीवन में ऊंचाई तक चले जाते हैं। लेकिन हम उस सेगमेंट पर भी बात नहीं कर रहे हैं। बात जरूर शिक्षा का है, लेकिन डॉक्टर सतीश बाबू के चरित्र का बड़ा ही अलग हिस्सा है। और वो हिस्सा ये है कि वो स्वयं शिक्षा के अनुसंधान में, उसके शोध में, उसके रिसर्च में बड़ी रुचि लेते हैं। और उन्होंने हाल ही में डिलीट किया है और एक ऐसा विषय जो विषय भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ा है। तो आज उनके इसी चरित्र से और इसी विशेष चरित्र से जोड़ रहे हैं। बाबूजी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और यहाँ पहले आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने एक ऐसे विषय को लिया है कि जिस विषय को लोग छूना तक नहीं चाहते और उसकी चर्चा एक आंदोलन के रूप में करके एक इतिहास का पन्ना समझकर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपने उस पर संशोधन किया, इसलिए आपका बहुत अभिनंदन है। और यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि आपने दो काम किए एक साथ। एक तो आपने पीएचडी की उसी सब्जेक्ट पर जो स्वतंत्रता का आंदोलन रहा, मतलब हमारा भारत का स्वतंत्रता पूर्व जो कालखंड है उसी पर आपने पीएचडी भी किया और उसी पर आपने डिलीट भी किया। तो लिटरेचर भी डॉक्टरेट करने का और फिर फिलॉसफी में डॉक्टरेट करने का, ये दोनों चीज़ें आपको क्यों लगी कि दो विषय, एक ही विषय पर दो दो डॉक्टरेट कर लेने चाहिए? मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली जी, वो मॉडर्न हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर, 3 सब्जेक्ट्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की। जी, मैं जब बीए में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन जब हुआ जी, तो मुझे यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया जी, और मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसी समय मैंने संकल्प किया था कि हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें जितनी हाईएस्ट डिग्रीज हो सकती हैं वो मैंने लेना चाहिए। उसके बाद में फिर जब मैंने एमए हिस्ट्री में किया तो फिर से मैं मेरिट में आया। जी, और उसके बाद में मैंने निर्णय लिया, संकल्प किया। उसके पीछे 2 मेरे विचार थे। एक मेरा विचार ये था कि लोगों की एक धारणा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं 90% ये लोग पढ़े लिखे नहीं। और धारणा भी सही है, क्योंकि कोई 8वीं फेल है, कोई 4थी फेल है, कोई 10वीं फेल है। और सबसे बड़ी विडंबना इस देश की ये है कि शिक्षा मंत्री की जब पूछी जाती है, किसी की फर्जी डिग्री का छपता है, किसी का कुछ छपता है, बड़े बड़े शिक्षा मंत्रियों की जब आती है 12वीं पास है, ये है, तो एक देश में पिक्चर ये जाता है कि पॉलिटिकल जो जेंट्री है ये एजुकेशन में, शिक्षा में कुछ थोड़े से अपवाद छोड़ दिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप तो राजनीति में भी उतने ही सक्रिय रहे। दूसरी बात, शासन सत्ता में एक मंत्री के रूप में आपको काम करना, तो वो भी एक बड़ा बोझ होता है। और ऐसे में रिसर्च का काम हाथ में लेना, ये तो एक बड़ी चुनौती वाला काम रहा होगा। मैंने मिनिस्टर बनने के बाद लॉ की भी डिग्री की। अच्छा। LLB की मैंने 85 में। 80 में मैं मंत्री बना, 80 में पहली बार। जी, जी। और उसके बाद लॉ मैंने 85 में किया। और फिर ये दोनों, तो मेरे सामने एक विषय ये था कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जी, किसी भी देश
का जो भविष्य बनता है, किसी भी देश का फ्यूचर, किसी भी कौम का, किसी मुल्क का, किसी कंट्री का अगर भविष्य बनाना है तो उसका इतिहास जिसको मालूम नहीं है वो भविष्य नहीं बना सकता, क्योंकि इतिहास हमको हमारी स्ट्रेंथ बताता है, हमारे प्लस पॉइंट्स बताता है और इतिहास हमारे वीक पॉइंट्स भी बताता है। हिस्ट्री इज ए मिरर। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक दर्पण होता है और वो घटित होते चली जाती है घटनाएं। तो कोई भी समाज जब तक उसको इतिहास पता नहीं है, जब तक ये नहीं मालूम कि मेरे पहले क्या हुआ है, तो उससे वो सीखता है समाज इतिहास से और उस पर फिर भविष्य की नींव रखता है। नई पीढ़ी को ये देश कितने साल गुलाम रहा, कैसे गुलामी से बाहर आए, किन लोगों ने इसको बाहर लाया, कौन सी फोर्सेस थी, क्या ये प्रेरणा बार बार आपको आपके मन में आती रही? आती रही। तो इसलिए मैंने 1920 से 1942 का जो पीरियड था उसी में 3 बड़े मास मूवमेंट्स हुए इंडिपेंडेंस के। 1920 और नागपुर उसका सेंटर हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान की आज़ादी का केंद्र नागपुर था। 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन, गांधी का जो शुरुआत है वो 1920 में नागपुर से हुई और यहाँ पे जिन्ना भी आए। यहाँ पे उस वक्त 1920 में पूरे लीडर्स यहाँ पे थे और लोकमान्य तिलक की डेथ हो गई थी उस 1920 की शुरुआत में, तो अधिवेशन के पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। गांधी नेहरा की नागपुर से शुरुआत हुई। तो वो हमने पीएचडी का विषय लिया 1942 तक। उसका नेचुरल ग्रोथ था। डीलिट में मैंने इसलिए विषय आगे का लिया कि 42 के मतलब 42 के बाद का विषय, 42 के बाद का विषय डीलिट में लिया कि 42 के आंदोलन के बाद कौन सी शक्तियां थीं जिनसे मुल्क आज़ाद हुआ। क्या उसमें कांग्रेस की भूमिका थी, क्या उसमें दूसरी पार्टियों की भूमिका थी, क्या उसमें मुस्लिम लीग की भूमिका, अंग्रेज़ों की क्या भूमिका थी, किस तरीके से ब्रिटेन ने, अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया। क्या ये संशोधन में आपने ऐसा पाया कि ये इतिहास भारत में सही लिखा गया है या फिर आपको इसके लिए कुछ और भी रेफरेंस के लिए जाना पड़ा? देखिए, इसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, इसमें जो है, इसमें कुछ 2-4 बुक्स हैं। अच्छा। जो पट्टाभी सीतारमैया की जो कांग्रेस हिस्ट्री थी, अच्छा। जो खुद अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा है। अब वो उनके हिसाब से जो भी उनको उस वक्त जो भी सिस्टम था उन्होंने लिखा। मधु लिमे जी की कुछ 2-3 वॉल्यूम्स हैं, गांधी नेहरू और ये फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर में। 3 हिस्टोरियंस हैं, ताराचंद हैं जिन्होंने 1-2-3 वॉल्यूम्स लिखे हैं। राजीव गांधी के समय थोड़ी कोशिश हुई, जितने हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूरी इंडिया में, उनसे अलग अलग लिया, लेकिन वो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री के रूप में वो बुक नहीं आई। और एक और किताब आई। तो ऐसे एक 2-3 हिस्टोरियंस ने कोशिश की, लेकिन जो कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी, जो अनटोल्ड स्टोरीज जो सामने आनी चाहिए आज़ादी की, उसके ऊपर में, क्योंकि डिलीट जो होती है, एक बुक लिखना अलग विषय है, डिलीट में हम एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं लिख सकते जिसका सोर्स हमको मालूम नहीं है, वो भी सोर्स ऐसा जो रिलायबल हो। तो ये अनटोल्ड हिस्ट्री का सोर्स आपने कैसा खड़ा किया? अनटोल्ड स्टोरीज के सोर्स जो हमने ढूंढे, एक तो हम आर्काइव्स में गए। अच्छा। दिल्ली के आर्काइव में गए, मुंबई के आर्काइव में गए, नागपुर में जो जजेस की लाइब्रेरी है हाई कोर्ट की, वहाँ एंट्री नहीं मिलती, पर मैं एडवोकेट भी हूँ, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हूँ। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लिया मैंने, हाई कोर्ट की जज लाइब्रेरी से बहुत रिकॉर्ड मुझे मिला। उसके बाद में लंदन आर्काइव से मैंने रिकॉर्ड्स निकाले। साउथ अफ्रीका में मैं गया, जहाँ गांधी जी जिस जेल में थे, जिस कमरे में थे, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए। नेल्सन मंडेला ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखे हैं। अच्छा। अभी अंग्रेजों के जो डायरीज थी जो कभी बाहर नहीं आई, समझो गांधी जी अगर मिले जाके चर्चिल से, तो चर्चिल डायरी में क्या लिख रहा है, ये कैसा आदमी है, भाई वो तो ये लिखेगा ये बहुत डेंजर। उन्होंने भी अपना मत लिखा क्योंकि ये फकीर कहाँ से आ गया, तो वो तो अपनी भाषा में लिखेगा। तो उन लोगों की डायरीज रेफर की मैंने, जो अंग्रेजों की डायरीज लायक। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो डिबेट हुई, वहाँ आज़ादी के ऊपर में वो लोग क्या बोल रहे थे, अपोजिशन क्या बोलता था, गवर्नमेंट क्या बोलती थी। क्या क्या पाया क्या आपने इस पूरे अध्ययन में? जैसे कि मतलब देखिए कि भारत में तो ये स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसका प्रभाव दुनिया पर भी हो रहा था, और जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश गए हैं और वहाँ वहाँ पर उन्होंने राज भी किया है।
तो इन सब चीज़ों का आपके अध्ययन में क्या आप किस निष्कर्ष पर जाते रहे? नहीं, इसमें हमने काफ़ी लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाले हैं हमारे प्रबंध में। अच्छा। और बहुत बड़ा विषय, मेन जो चीज़ उभर के आई है सामने, एक तो ये आई कि ये जो आज़ादी की जो आंदोलन हुए, मास मूवमेंट्स हुए, उसने अंग्रेजों को हिला दिया था। खास करके 42 की जो एक चले जाओ वाला जो आंदोलन हुआ, उसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि उसमें गांधी जी 1920 में जब शुरुआत की उनने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो वो उनकी शुरुआती पहली मूवमेंट थी। तो थोड़ा सा चौरी चौरा में कुछ हत्याकांड हुआ, उन्होंने मूवमेंट पीछे ले लिया, और उसमें उन्होंने खिलाफत के साथ में किया था। मुस्लिम लोगों का जो एक इशू था धर्मगुरु का, उसको साथ में जोड़ा था 1920 के आंदोलन में। तो खिलाफत और आज़ादी की लड़ाई दोनों मिलकर हुई थी। जिन्ना मना कर रहा था कि आप धार्मिक इशू आज़ादी की लड़ाई मत जोड़िए, पर गांधी जी का इरादा था हिंदू मुस्लिम साथ में रहे, मूवमेंट साथ में हो। तो पहली मूवमेंट हिंदू मुस्लिम के साथ में हुई, और पहले मूवमेंट में थोड़ी सी वायलेंस हुई, गांधी जी विड्रॉ हुए, जिससे नेहरू जी और बाकी नेता काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, और गांधी जी से उनके मतभेद भी हुए इन लोगों के। फिर मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी भी बनाई। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ये काम कर रहा था, उनके बैनर में, उनके नेतृत्व में ये बात आगे बढ़ रही थी। क्या नौजवान भारत सभा भी इसके साथ कुछ तालमेल बना पा रही थी? वो भी तालमेल बना पा रही थी, वो लोग भी। और ये आज़ाद हिंद फौज जो थी, जिसको सुभाष बाबू जिसको लीड करते थे? आज़ाद हिंद फौज तो बहुत बाद की डेवलपमेंट हुई। सुभाष बाबू तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1936 में, 1937 में, और अध्यक्ष जीत के आए थे। बाद में जब उनको इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। और फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि वामपंथी विचार के थे सुभाष बाबू, तो गांधी जी का और सुभाष बाबू का हिंसा के मामले में आज़ादी किस रास्ते से ली जाए, बेसिक डिफरेंसेस थे। और बाद में तो डिफरेंस इसलिए सुभाष बाबू और गांधी में बढ़ गया कि सुभाष बाबू ने बोला कि अगर अंग्रेजों को हटाना है तो हिटलर की भी मदद लेनी पड़े तो मैं लूँगा, जर्मनी और जापान के साथ में मैं बैठूंगा और हिटलर के साथ मिलकर मैं लड़ूंगा अंग्रेजों से। गांधी जी का कहना था कि जितने अंग्रेज खराब है, हिटलर उससे भी ज़्यादा खराब है, तो हम तो दोनों के साथ में नहीं जा सकते। ये गांधी की लाइन थी। सुभाष बाबू की थी कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है, ये बोल के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, और वो वहाँ गए, जर्मनी जापान में बैठ के उन्होंने मूवमेंट चलाई। उसका भी इफेक्ट आया है। सुभाष बाबू का एक साइकोलॉजिकल असर हमारी आज़ादी पे आया। तो उसमें फैक्ट्स ये हैं कि सुभाष बाबू की भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन इसमें थी। अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देने वाले थे, इसको आज़ादी देने वाले थे। 6-7 माह पहले वो इस प्रोसेस में कैसे आ गए? साल भर पहले, 1 साल पहले आज़ादी उन्होंने दी। उसका जो कारण जो हमारे इसमें एक स्कॉलर के रूप में जो आया वो ये है कि जिन्ना को टीबी थी, और जिन्ना ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, 6 महीने से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशंस अंग्रेजों के पास थी। और ये इन्फॉर्मेशन रहने की वजह से कि अगर आज़ादी 48 में दी, और घटना भी वैसी हुई, आज़ादी के बाद जिन्ना ज़्यादा दिन लाइफ नहीं रही उसकी, क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी ये 6-8 महीने में इसकी डेथ हो जाएगी, और जिन्ना की डेथ हो गई तो फिर देश बटेगा नहीं, तो अंग्रेजों का पूरा डिज़ाइन जो था वो फेल हो जाएगा। तो 48 तक जो है वो जिन्ना का जब रिपोर्ट मिला, और ये बात अंग्रेजों को मालूम थी, और गांधी के बारे में जो लोग प्रचार करते हैं कई सांप्रदायिक पार्टियां कि वही गांधी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बनाया, ये किया वो किया, जो दुनिया भर की डिवीज़न की जो गांधी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, ब्लेम करते हैं गांधी को, और गांधी की हत्या तक मामला फिर पहुंचा उस नफरत की वजह से। तो वो जो है एक बहुत बड़ी घटना है इस विषय में कि गांधी ने खुद माउंटबेटन को बोला कि नेहरू जी से आप इस्तीफा ले लीजिए और जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, यूनाइटेड इंडिया का, आज़ादी के पहले। ये बात कब की आती है? ये बात आती है करीब 46 की, 1946, आज़ादी के 1 साल पहले। उन्होंने माउंटबेटन को प्रपोज किया कि ये जो है, नहीं, आज़ादी के 4 महीने पहले, ये मार्च 1947 में जब माउंटबेटन यहाँ आए
तो माउंटबेटन को उन्होंने मिले और उन्होंने कहा कि देखिए काफ़ी हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे, डायरेक्ट एक्शन डे मना रही थी मुस्लिम लीग, कलकत्ते में बहुत कत्लेआम हो गया था, हिंदुओं का मुस्लिम का कत्लेआम हो गया था। क्या ये मांग जिन्ना से रही? तो उन्होंने कहा माउंटबेटन को कि जिन्ना को आप पीएम बनाओ, नेहरू जी का इस्तीफा मैं लेता हूँ, कांग्रेस को मैं संभालता हूँ, आप जिन्ना को मेरा नाम मत बोलो कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो वो समझेंगे कि गांधी जी का कोई प्लान है। आप डायरेक्ट जिन्ना से बात करो और उसको यूनाइटेड इंडिया का पीएम बनाओ। ये गांधी जी ने उनको प्रपोज मतलब जो किया। अंतरिम सरकार जो बनी थी। अंतरिम सरकार जो अंग्रेजों ने नॉमिनेट की थी, वो अंग्रेजों की नॉमिनेटेड गवर्नमेंट थी। तो उसका इसलिए माउंटबेटन को प्रपोज किया कि भाई आप इनको अपॉइंट करो, हम नेहरू जी को पीछे लेते हैं। क्या वो देश चलाने की प्रैक्टिस थी? उसके पीछे भूमिका जो थी, जो मेरी समझ में आया वो ये जी, था, जी, जी। जो बाद में स्पष्ट भी हो गया कि फिर गांधी और नेहरू और पटेल को माउंटबेटन ने बुलाया और उनसे पूछा कि भाई ये गांधी जी बोल रहे हैं कि जिन्ना को पीएम बनाए, आपको राजीनामा देना है, तो आपकी क्या राय है? तो गांधी पटेल ने शायद वो गांधी जी के उस विचार को, नेहरू और पटेल ने उस विचार को स्वीकृति नहीं दी और उस वजह से माउंटबेटन भी उसके लिए तैयार नहीं था कि इतने बड़े देश का पीएम मैं जिन्ना को बना दूं, कल मेरे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि अंग्रेजों को नॉमिनेट करना था। तो ये गांधी जी बोल रहे हैं पर कल इसकी देश में क्या रिएक्शन होगी, तो वो भी डरा हुआ था माउंटबेटन। और नेहरू पटेल ने भी उसको सपोर्ट किया, तो वो आइडिया वहीं ड्रॉप हो गया। इस विभाजन में फिर बड़ी भूमिका किसकी जाती है? इस विभाजन में मेन भूमिका तो अंग्रेजों की थी, दूसरी भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा जिन्ना की थी, क्योंकि जिन्ना जो था इतना हेड स्ट्रॉन्ग आदमी था कि उसने, जब उसको लगा कि ये कहीं पार्टीशन का आइडिया कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, तो उसने आज़ादी से 8 महीने पहले उसने हिंदू मुस्लिम की मारकाट शुरू करवा दी कि भाई अगर तुमने मुझे पार्टीशन करके नहीं दिया तो देश नहीं चलेगा। आप जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेगी मिलके, पर ये देश अगर चलाना है तो उसका ये कहना था कि ये धर्म नहीं है अलग, मैं मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नेशन है मुस्लिम। उस वक्त की इस सोच का आज हम प्रतिबिंब देख रहे हैं। हम लोगों का एक हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ जो इस देश का पार्टीशन हुआ, और उस हिस्टोरिकल ब्लंडर की वजह से आज, और वो ब्लंडर अंग्रेजों ने करा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो थे वो कोई लड़ाई तो जीते नहीं थे, टेबल टॉक कर रहे थे और उन्होंने कहा 2 4 5 जिले हम दे देते हैं उनको, बाकी पूरी कंट्री आपकी आज़ाद हो जाएगी, आप अपना पूरा देश चलाइए। और दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, इनको लगा कि भाई चलो पीस हो जाएगी, अलग चले जाएं, जो भी कुछ सोच रही होगी। और अंग्रेज बिना पार्टीशन के आज़ादी देने को तैयार नहीं था। अंग्रेज ने वो पैंच फंसाया हुआ था जिन्ना का। अच्छा। और जिन्ना ने उनको कन्विंस किया था अंग्रेजों को कि देखिए 800 साल से हम इस देश पर राज्य कर रहे हैं, ये हिंदू मेजॉरिटी की जब गवर्नमेंट्स बनी 1935 में, तो जहाँ भी सरकारें बनी है वहाँ मुस्लिम्स के साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुई। अगर आप इनके भरोसे हमको छोड़ के जाओगे, मेजॉरिटी के भरोसे, तो कल हम लोग सेफ नहीं है। ये जिन्ना की लॉजिक और अंग्रेजों का उसको सपोर्ट और वायलेंस का पूरा वातावरण, उससे वो पार्टीशन की जो थीम थी वो पूरी आगे फ्लोट हो गई तो और वो एक्सेप्ट हुई। सर, ये जो कम्युनल मैथोलॉजी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट आज हम देखते हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त भी ऐसे ही था? नहीं था। 1940 तक इस देश में हिंदू मुस्लिम एक एक गांव में साथ में रहते थे। हिंदू को उन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया या कोई ऐसी मूवमेंट का हिस्ट्री में कोई नोट नहीं है कि भाई मुस्लिम्स को इस गांव से निकालो या मुस्लिम के साथ नहीं रहेंगे। मुस्लिम की कोई मूवमेंट नहीं थी कि हमको हिंदुओं के साथ नहीं रहना और हमको कोई अलग देश बनाना है। इस टाइप की कोई मूवमेंट 1940 तक कोई हिस्ट्री में उसकी नोंद नहीं। 1933 से एक लंदन का एक स्टूडेंट, मुस्लिम लड़का रहमत अली, जो वहाँ पर आईआईटी में टेक्निकल एजुकेशन का स्टूडेंट था लंदन में, मुस्लिम स्टूडेंट इंडिया का रहमत अली, उसने ये पाकिस्तान शब्द का ईजाद किया। वो रहमत अली ने, जिन्ना का भी दिमाग नहीं, पाकिस्तान जो वर्ड आया एक स्टूडेंट ने निकाला और उसने बताया कि ये कंट्री बननी चाहिए। लेकिन अब हम लोग अगर आज़ादी के पहले का जो आंदोलन देखते हैं, इसमें जो गोलमेज सम्मेलन जो हुए, उनकी क्या भूमिका जाती है? क्या वो भी स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, पहली हुई, दूसरी हुई,
सब यहाँ के बड़े नेताओं ने जाके हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी हस्तियाँ उन कॉन्फ्रेंसेस में गई। एक बार गांधी जी नहीं गए, फिर दोबारा गांधी जी भी गए, तो ये सब चीज़ हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में निकला कुछ नहीं, कंक्लूजन कुछ निकला नहीं। 1935 में, ये 1932-33 में सब कॉन्फ्रेंसेस हुई। 1935 में उन्होंने एक एक्ट लाया, बिल लाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, और वो बिल में ये था कि भाई हम आपको प्रदेशों में, आप अपनी जो भी चुन के आएगा अपनी सरकार बना ले। इस पूरी प्रक्रिया में जब भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और दो देश, एक देश के दो टुकड़े विभाजन के बाद जैसे बन जाते हैं, दोनों तरफ में हम तो इस सेगमेंट में आ गए, लेकिन इसके बनने में जिन लोगों की भूमिका बड़ी रही, आपके अध्ययन में कौन लोग आते हैं वो, कि जिनकी भूमिका बहुत मतलब जिसको उल्लेखनीय भूमिका कहा जाए? हार्डकोर कम्युनल फोर्सेस थी जी, वो इस पूरे वातावरण में अपनी रोटी सेक रही थी। जो मुस्लिम हार्डकोर थे पाकिस्तान में, जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, मतलब जिसको हम सीधा मुस्लिम लीग, मौलाना आजाद की थ्योरी थी कि आप अलग नेशन मत बनाइए, मुस्लिम का नुकसान हो जाएगा। हिंदू महासभा, हाँ, मौलाना आरएसएस, हिंदू महासभा, ये जो एक हिंदू पार्टी थी, तो इन लोगों की भूमिका ये थी, अलग थी, और इधर जिन्ना की और उनकी मुस्लिम लीग की भूमिका अलग थी। दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे थे। और जो लोग सेकुलर फोर्सेस थे, वो जो चाहते थे कि भाई ये इससे ये नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 करोड़ मुस्लिम आप छोड़ के जा रहे हो, 5 करोड़ लेके जा रहे हो, तो 4 करोड़ों का क्या होगा? कल इनको सेकंड सिटीजनशिप, वो मौलाना आजाद बोलते थे कि भाई आप पाकिस्तान बना के इनको क्यों तकलीफ में ला रहे हैं? कल कुछ भी होगा तो ये तो और माइनॉरिटी में आ गए, आप साथ में रहते तो कम से कम आप मुकाबला करते। आज उसका नतीजा ये है कि दोनों देश के पास न्यूक्लियर पावर है, दोनों बम लेके बैठे। बॉर्डर के ऊपर में हिंदुस्तान तो थोड़ी मर्यादा वाला देश है, थोड़ी समझदारी है। पाकिस्तान का जो एक करेक्टर है वो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाई, आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट 69 ईयर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डेमोक्रेसी भी चल रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरलिज्म और यूनियन टेरिटरी भी चल रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा इलाका कम नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद हम लोगों के साथ गोवा आया, आज़ादी के बाद हमारे साथ में पांडिचेरी आया, आज़ादी के बाद हमारे साथ में सिक्किम आया, 3 इलाके ऐड हुए, हमारे कुछ बाहर नहीं गए। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बॉर्डर सेफ रखे, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी सेफ रखी। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार टूट गया, पाकिस्तान में 4 बार डेमोक्रेसी टूट गई, पाकिस्तान देश भी टूट गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो इंडिया का जो बाबा साहब का और जो भी उनके साथ में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो बड़े सब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो बड़े बड़े थिंकर्स बैठे थे साथ में संविधान सभा में, तो उनकी सोच से हम लोग आज ये देश चल रहा है। पर तकलीफ ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, टेररिज्म है, एक अलग थीम से वो लोग काम कर रहे हैं, तो उससे कभी भी इस एशियन कॉन्टिनेंट में कभी भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर देगी। क्या उस वक्त आपके अध्ययन में ऐसी कुछ आता है कि ये ना हो, ऐसी भूमिका कोई ले? ऐसी भूमिका बहुत लोगों ने कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन इतना आगे गया था मामला और अंग्रेजों का इतना सपोर्ट था। अंग्रेज से जब भी इंडिपेंडेंस की बात करते थे कांग्रेस के लीडर, अंग्रेज बोलते थे देखिए आप लोग जो है मुस्लिम्स 12-13 करोड़ हैं, पहले उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। दलित समाज के लीडर बाबा साहब हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, क्योंकि सोशल जस्टिस आपने उनके साथ किया नहीं है बहुत सालों से, उनको भी परेशानी है कि कहीं ये गवर्नमेंट आके उनके साथ क्या बिहेव करेगी। उनके अपने रिजर्वेशन से सोचने का तरीका है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आप देश की राजाओं के हाथ में करीब 11 करोड़ पॉपुलेशन, 350 राजाओं के हाथ में, तो भाई कांग्रेस तुम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो? ये अंग्रेज कांग्रेस को इस तरीके से डिफेंसिव करते थे कि भाई आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप राजाओं को, राजा हैं 350 अलग हैं, उनकी पॉपुलेशन अलग है, दलित समाज की जो
स्ट्रेंथ है, उनकी जो थिंकिंग है उसको कॉन्फिडेंस में लो। आप जो है वो मुस्लिम्स की अलग बात है उसको लो। जब आप सबको कॉन्फिडेंस में लोगे तो हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। तो ये जब अंग्रेज बोलते थे तो इंडिपेंडेंस डिले होती थी। और कॉन्फिडेंस में लेना है तो जब कॉन्फिडेंस में लिया तो उन्होंने कहा हमारा पार्टीशन करो। अच्छा। जिन्ना ने कहा कि भाई अगर आपको आज़ादी चाहिए, आप हमारा देश अलग करो, तो फिर हम आपको सपोर्ट करते हैं आज़ादी को। तो ये सब बातें अंडर करेंट चले और उसका परिणाम ये हुआ कि अब 2 देश हो गए। अब तो हिस्टोरिकल ट्रूथ है, जो भी कारण बन गया। अब उससे दोनों देशों के एग्जिस्टेंस, नफरत और इतना ज्यादा, आज 70 साल हो गए। आयरलैंड के जैसे 2 टुकड़े अंग्रेजों ने किए, आज आधा आयरलैंड अंग्रेज के साथ है, आधा आयरलैंड इंडिपेंडेंट हुआ है। तो अंग्रेजों ने ऐसे हर जगह किया। इनका एक, जिसको जब जीतते हैं तो उसको बांटते। जर्मनी को जब इनने जीता हिटलर को, तो बर्लिन के 2 टुकड़े किए, आधी दीवार उठा दी बर्लिन में, जर्मन आधे इधर रहेंगे आधे उधर है। कोरिया को 2 टुकड़ों में किया, साउथ कोरिया अलग, नॉर्थ कोरिया अलग। वियतनाम के 2 टुकड़े किए, साउथ वियतनाम अलग, नॉर्थ। तो ये इनकी फितरत होती है कि वो मुल्क को पहले बांटते हैं और दोनों को लड़ाते हैं, जिससे ये जज बन के फिर से कभी भी आ जाए। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा बनाए। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान कमजोर, उनको लगता था ये दोनों चला नहीं पाएंगे, फिर से हम अंग्रेज आ जाएंगे कि भाई दोनों लड़ रहे हैं, इन्हें कुछ आता नहीं, इन्हें आता नहीं, हम फिर आगे कंट्रोल कर, जो भी उनके दिमाग में होगा। सर इसको हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकते एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस समय ये जो बातचीत चल रही है डिलीट के उस शोध प्रबंध पर जो डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी ने किया है, और शोध प्रबंध का विषय रहा है कि हमारी आज़ादी का जो आंदोलन रहा वो आंदोलन वास्तव में किस मूड में था और देश का निर्माण कैसे होता चला गया। आपको इस बातचीत से जोड़ेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस के, अगर वो प्रशंसक होते या आरएसएस के विचारों में अंदर से उनका कोई करंट होता तो आरएसएस को बैन क्यों करते? आवाज विशेष कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और इस समय हम लोग आवाज विशेष में आपसे ये भेंट करवा रहे हैं एक नए चरित्र से, डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी का जो नया चरित्र है, मतलब एक स्कॉलर के रूप में, एक शोध छात्र के रूप में, और शोध छात्र के बाद वो अपने जिस कंक्लूडिंग पर पहुंचते हैं कि हमारे देश का निर्माण कैसे होता चला गया और इस निर्माण में किन किन नेताओं की, किन किन महापुरुषों की, किन किन संगठनों की भूमिका बड़ी बनती चली गई। सर, बात हम लोग यहाँ पर छोड़े थे कि अंग्रेज जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर उन्होंने आज़ादी से पहले एक तो विभाजन करवा दिया, मतलब उन्होंने एक निश्चित कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक बात आई थी कि भारत के निर्माण में कॉन्स्टिट्यूशन की जो भूमिका है, मतलब जिसको हम इस वक्त जिस कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं हम, और आपने दूसरी बात भी शेयर की कि पाकिस्तान में ये जो हुआ तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ये 4 बार ये टूट गया, लेकिन भारत में ये स्थिति नहीं बनी। मैं एक दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ कि आपके अध्ययन में क्या स्वतंत्रता पूर्व काल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोई भूमिका बनती है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो पूरे एक जो हिंदुस्तान की जो गुलामी हम लोगों ने जो 1000 साल भोगी, उसमें हमारी कमजोरियां थी, हम सब बटे हुए थे, हमारी जो सिस्टम्स थी वो पूरी इतनी मतलब खतरनाक थी, जिससे पूरी सोसाइटी बट गई थी। और उसकी वजह से जो भी आया उसने हमारे ऊपर राज्य किया, क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे। कास्ट स्प्रिट यहाँ शुरू थी, जो अपर कास्ट के लोग थे वो उनके ऊपर वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनका अन्याय करते थे, उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट देते थे। उससे एक बहुत बड़ा वर्ग जो था उसके दिल में नफरत थी, आक्रोश था, क्रांति की भावना थी, वो अलग सोचते थे। उसके बाद में राजा, अलग अलग इलाकों के राजा आपस में एक मिक से लड़ते थे, हम सब डिवाइडेड थे। और इस देश का ब्राह्मण हो, कि इस देश का क्षत्रिय हो, कि इस देश का वैश्य हो, कि इस देश का कोई राजा हो, हर व्यक्ति हिंदुस्तान में गुलाम था। 1000 साल तक इस देश का राजा भी गुलाम था, इस देश की अपर कास्ट भी गुलाम थी। इस देश का हर व्यक्ति, भले ही वो आपस कितना भी अपने आप को
किसी सक्षम समझे। अपने आप को सक्षम समझता हो या सुपीरियरिटी समझता हो, लेकिन वो स्लेव था। इस देश का राजा भी गुलाम था। राजा कभी गुलाम नहीं होते, पर हिंदुस्तान के राजा भी गुलाम थे अंग्रेजों के। तो ये, और अपने आप को राजा बोलते थे और गुलाम थे। तो इस देश में पूरा देश, जब देश गुलाम है तो देश का कोई भी व्यक्ति आजाद कैसे हो सकता है? और गुलाम, जब जो व्यक्ति गुलाम है वो गुलामी की मानसिकता में भी लोगों पे इंजस्टिस करे, मैं गुलाम हूं और मैं और दूसरे किसी को सोशल स्लेवरी में अगर रखना चाहूं, तो ये सब ब्लंडर्स हिस्ट्री में हिंदुस्तान में हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम 1000 साल की गुलामी के कुएं में चले गए। बाबा साहब एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में, उन्होंने जो एजुकेशन बाहर लिया, बाहर का जो खुली सांस में जो जाके उन्होंने देखा, जो कुछ उन्हें स्टडी किया, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में उन्होंने सोशल इक्वलिटी को, सामाजिक समता के पूरे थीम के ऊपर में एक बड़े स्कॉलर के रूप में, विद्वान के रूप में, एक समझदार व्यक्ति के रूप में एक अपनी भूमिका निभाई। और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी समय समय पर बात की, उन्होंने अंग्रेजों से भी बात की, और उन्होंने कोशिश की कि भाई ये जो सेक्शन है, जब आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, जिसको सोशल भी हाँ, तो ये सेक्शन को मत इग्नोर करो, इसको भी सामने रखना है। तो आखिरी में इसी निगोशिएशंस और इस एनवायरनमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी, कांग्रेस पार्टी मूवमेंट चला रही थी, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, गांधी जी ने, नेहरू ने, पटेल ने ये निर्णय लिया कि एक गलती तो हो गई है विभाजन की, इस देश में अगर इसको अब फिर से यूनाइटेड रखना है तो फिर से कोई सिविल वार हो, फिर से कोई खूनी क्रांति हो, फिर से कोई झगड़ा हो जाए किसी सिस्टम को लेके, उसकी बजाय कानून के माध्यम से ये पूरी जो पुराने अन्याय है इनको दूर करो, सामाजिक समता लाओ, और जो उसका सोशल इक्वलिटी का चैंपियन है, जो उसका सबसे बड़ा प्रणेता है, उसके हाथ में हिंदुस्तान के कानून बनाने का कारोबार दो। बाबा साहब को जो सौंपा गया वो इसी उद्देश्य से सौंपा गया कि आप कानून के माध्यम से इस देश में जो भी कुछ गलत हुआ है पिछले 1000 साल में, लॉ के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आप इसको, उस वर्ग को न्याय दो। और खाली उस वर्ग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना बाबा साहब ने, पूरे देश को आप एज ए स्कॉलर, ये कंट्री कैसे एक साथ में रहे, इसमें राज्य कैसे चले, केंद्र कैसे चले, फंडामेंटल राइट क्या हो, ये पूरा बाबा साहब ने, पूरा देश, पूरा 120 करोड़ का कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन का बाबा साहब ने तैयार। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि जैसा आप कह रहे हैं कि राजा अपने अपने क्षेत्र के, संस्थानिक अपने अपने क्षेत्र के, और नवाब अपने अपने क्षेत्र के, और अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं, और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, ये काम तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। अब कैसे ये सब कर पाए? क्योंकि हर 10 किलोमीटर पर अपनी भाषा बदलती है, खाना बदलता है, ड्रेस बदलती है, सब दुनिया भर का। अच्छा, अपन अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय ये भारत एक देश था, और उसके बाद में फिर थोड़ा गुप्त साम्राज्य रहा, बाद में फिर ये देश चला गया, विदेशी जो भी बाहर से आए वो फिर यहाँ पे अपने पे कब्जा करके राज्य करते रहे। 5-5 हजार लोग आए, करोड़ों लोगों पे कब्जा करके राज्य करते थे। खैबर के दर्रे से आते थे, 5000 लोग तलवार लेके आए, करोड़ों लोगों को यहाँ गुलाम बना लेते थे। तो जो कुछ हुआ फिर, हजारों साल का जो इतिहास जो हमारे सामने है इस देश का, कौम का, कि तो वो बाबा साहब के माध्यम से इन सब लीडर्स ने बैठ के कि एक तो यहाँ पे डेमोक्रेसी रखो, यहाँ पर राजा रानी के पेट से राजा नहीं निकले, आप पब्लिक जो है वो ठहराए, सारी सत्ता जनता के हाथ में दो, पब्लिक को राजा बनाओ, पब्लिक बोलेगी वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, वो तुम्हारा मिनिस्टर, वो एमएलए, तो जनता के हाथ में सत्ता सौंपो। ये राजा महाराजा वाली सिस्टम खत्म। क्या राजाओं ने बड़ी आसानी से इन चीजों को मान लिया? देश में इतना आज़ादी का जुनून आ गया था लोगों में कि पब्लिक पूरी, जो राजाओं की जो उनकी जो रियासत थी, वो सब पब्लिक पूरी फ्रीडम के इसमें पूरी आगे आ गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से उस चीज़ को टैकल किया गया। बाद में सरदार पटेल को जवाबदारी दी गई, फिर जिन लोगों ने नहीं माना, साइन नहीं किया, फिर उन पर फौज भी यूज़ हुई, निज़ाम हैदराबाद हो या जो भी हो, तो उनके ऊपर फौज यूज़ करके भी उन राजाओं को लिया गया साथ में। और वो जो है पूरे राजे महाराजे ये गए। अभी
अच्छा, लेकिन एक बात सर, जो पढ़ाई में आती है, मतलब इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं जहाँ, एक बात ये भी दिखती है कि तत्कालीन नेताओं में बहुत मतभेद भी थे। लेकिन वो ऐसा कोई सूत्र तो रहा होगा कि जिस सूत्र पर ये सब इकट्ठे हो जाते हो। यहाँ पे थिंकर्स लोग होंगे, हाँ, हाँ। हर एक की अपनी अपनी राय होना वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का क्वालिफिकेशन है। मतभेद नहीं होंगे तो कोई डिक्टेटरशिप में मतभेद नहीं होते, पर जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ लोगों के ओपिनियन। लेकिन ऐसा कोई सूत्र तो रहा होगा ना। लेकिन जहाँ भारत की आज़ादी का सवाल था, अच्छा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल था, अच्छा, अच्छा। वहाँ सब यूनिनिमिटी थी। जी। आपको कभी नहीं लगा होगा कि डेमोक्रेसी के मामले में कोई झगड़े हुए, कोई डेमोक्रेसी मत रखो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई इस टाइप की कोई बेसिक डिफरेंसेस आ गए, ऐसा नहीं। सब नेता एक थे। और उसमें देखा गया वर्ल्ड की जो दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अमेरिका और इंग्लैंड। इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने लिया, फेडरलिज्म हम लोगों ने अमेरिका से लिया। वर्ल्ड के दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस का मिक्सचर करके अमेरिका की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और हमारी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दोनों एक किसी भी देश का अंधा अनुकरण नहीं हुआ। बाबा साहब के नेतृत्व में दुनिया के जो अच्छे संविधान चल रहे हैं, पुराने डेमोक्रेटिक 100-100 200 साल के कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक में से जो अच्छी चीज़ें थी वो निकाल के, निचोड़ निकाल के भारत का संविधान बनाने का काम हुआ। इतने बड़े और सक्सेस हुआ प्रयोग। आज़ादी के बाद आप देखिए, बड़े बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर 5 मिनट में हट जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का चमत्कार। इंदिरा गांधी चुनाव हारी इमरजेंसी के बाद, 5 मिनट में हट गई, दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया। चीफ मिनिस्टर 5 मिनट में रिजाइन दे के दूसरा आ जाता है। तो जो सत्ता परिवर्तन इतना जो क्विक होता है हिंदुस्तान में, कोई कुर्सी पे बैठ के नहीं बोलता मैं चुनाव हार गया कुर्सी नहीं छोड़ता। तो ये जो डेमोक्रेटिक फीलिंग्स पूरी कंट्री में जो स्ट्रांग हुई है, डेमोक्रेसी जो 70 साल में स्ट्रांग हुई है। लेकिन ये क्या मात्र एक राजकाज चलाने का ही एक तंत्र है, या फिर इसको कुछ और दृष्टि से देखा जाए कि ये हमारे भारत को निर्माण करने का भी एक प्रोसेस है। बिल्कुल प्रोसेस है, और उससे भारत में काफ़ी फर्क आया है। पिछले 60-70 साल में हिंदुस्तान के जहाँ अंग्रेज छोड़ के गए थे और आज जहाँ भारत खड़ा है 2016 में, आज जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा है कि आप देखेंगे अगर कि इस कंट्री में कोई भी चीज़ सुई भी नहीं बनती थी, इस देश में उत्पादन नहीं था। एक बात जरूर है कि गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, या जो भी एक बड़े जो देश की बड़ी हस्तियां हो गई, उनके दिमाग में एक बात जरूर थी कि ये देश पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम अधूरी होती है। कुछ लोग रईस होते जाए और बहुत बड़ा वर्ग जो है वो गरीब रहे। टाटा और बिरला और जो कैपिटलिस्ट है अंबानी, ये लाखों करोड़ के हो जाए, और एक तरफ करोड़ों आदमी ऐसा रहे जिसको एक समय भी खाना खाने की प्रॉब्लम आए। तो ये जब कंट्री में रहेगा तो वो भी डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस होता है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम जिसको अपन बोलते हैं, इकोनॉमिक पावर जिसको बोलते हैं, सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, उसमें कोशिशें हो रही, पर उसमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमारे संविधान का एक एक जो हिस्सा हम देखते हैं कि जिसमें बंधुत्व को एक बड़ा महत्व दिया गया है। ये हमारे आर्थिक स्वतंत्रता को या फिर हमारी सामाजिक स्वतंत्रता को कैसे ये विकसित कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि मतलब जो आपका अध्ययन रहा उस वक्त में, जो हमारे जो महापुरुष है जो सोच रहे थे, वो उस समय तो ऐसा था कि आज़ादी की लड़ाई में बिरला भी था साथ में, आज़ादी की लड़ाई में बजाज भी थे, आज़ादी की लड़ाई में गरीब भी था, अमीर सब तो है। वो तो जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो ऐसी थी कि बजाज के आश्रम में गांधी जी रहते थे, बिरला के घर पर गांधी जी गोली लगी, बिरला हाउस में गांधी जी मरे, बजाज के आश्रम में वर्धा में गांधी जी रहे। उस समय तो क्या था कि भाई अमीर हो गरीब हो कोई हो, सब मिलके वो आज़ादी का जुनून था, लड़ाई हो रही थी। पर आज देश के निर्माण में ये बात सही है कि जो मुल्क 1000 ईयर्स तक स्लेवरी में रहा हो, जिसको अंग्रेज पूरा खत्म करके गए हो, जो फार्मर्स की सुसाइड का सवाल है जी, तो बहुत बड़ा सवाल है जो निपट नहीं रहा। उसका कारण है कि
अंग्रेजों ने, मुसलमान जो शासक थे यहाँ, उन लोगों ने जो टैक्स लगाया किसानों के ऊपर, मैंने तो चार्ट लाए हैं मेरी स्टडी में कि वर्ल्ड में किसान पे क्या टैक्स लगता है और इंडिया में क्या लगा है। तो उनके जो इंग्लैंड में टैक्स लगाते हैं फार्मर्स पे, अमेरिका में लगाते हैं या स्विट्जरलैंड में लगाते हैं, और हमारे ऊपर जो टैक्स लगे मुस्लिम शासन में और अंग्रेजों के ज़माने में, तो किसान के टैक्स हमारे 20-20 गुने, 50-50 गुने ज़्यादा है, और उससे किसान टूट गया। अब 1000 साल तक एक सिस्टम आप खत्म कर दो, आने वाला आदमी फिर उसको आप रिकंस्ट्रक्शन करो तो समय लगता है। आपकी ठीक है, अनाज आपने पैदा कर लिया, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, अमेरिका का अनाज नहीं आ रहा, इंडिया के अनाज अपन खा रहे हैं, वो PL 480 बंद हो गया, सब हो गया, अपन इंडिपेंडेंट हो गए अनाज के मामले में, सब में। लेकिन जो किसान की जो हालत तोड़ के गए वो, उससे बाहर निकालने में बहुत ताकत लगी। जो इस देश के कारीगरों को तोड़ा उन्होंने, रूरल इलाके को तोड़ा, छोटे छोटे मजदूरों को तोड़ा, तो वो तो आपकी कला तोड़ी। जो छोटे छोटे काम होते थे गाँव में, इधर उधर कारीगर काम करते थे, ये सब खत्म किया। तो इंडिया को फिर से रिबिल्ट आज़ादी के बाद करना कोई छोटा चैलेंज नहीं। अभी अभी जो सोशल डायमेंशंस का जो प्रतिबिंब इस वक्त हम लोग देखते हैं, बहुत चिंताजनक स्थिति में लेकर चला जाता है। एक बात आपके अध्ययन में भी आई होगी कि उस वक्त ये कहा जाता है कि सरदार पटेल, इन्होंने संघ परिवार पर उस वक्त पाबंदी डाल दी थी। मतलब स्वतंत्रता के उस आंदोलन के आसपास का अगर हम समय देखें तो। लेकिन एक बात उनके संबंध में ये भी कही जाती है कि वे संघ के प्रशंसक भी रहे। तो दोनों चीजें आती हैं, और इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं तो सरदार पटेल दोनों तरफ, मतलब उस वक्त तो कांग्रेस के वे गृह मंत्री रहे, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला मंत्रिमंडल आया, और दूसरी बात ये देखते हैं कि हम इस वक्त जो संघ परिवार से जुड़े जो लोग हैं वो सरदार पटेल को अपना लीडर मानते हैं। तो ये जो कंट्रोवर्शियल एक उनकी इमेज जो बनती चली जाती है, है ना। उसमें देखिए, हम जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्टडी है, आपकी स्टडी में कैसा जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स ये है कि सरदार पटेल ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट लीडर्स थे। कब से? सुभाष बाबू के जब जमाने से, 1930 से सरदार पटेल, जब नेहरू जी का पॉलिटिकल एंट्री हुई तो सरदार पटेल तब से फर्स्ट रैंक के लीडर थे। सरदार पटेल, सुभाष बाबू का झगड़ा नेहरू से नहीं हुआ, गांधी से मतभेद थे उनके। सुभाष बाबू का मेन डिस्प्यूट सरदार पटेल से था। तो बेसिक ऐसा कि सरदार पटेल टॉप लीडर्स में थे, और आज़ादी की लड़ाई में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। आरएसएस सरदार पटेल को अगर आदर्श मानती है या मानती थी, तो वो फ्रीडम मूवमेंट में क्यों नहीं आए सरदार पटेल, जब फ्रीडम मूवमेंट में थे? तो सरदार पटेल जब फ्रीडम मूवमेंट कर रहे थे कांग्रेस के झंडे के नीचे, आरएसएस ने तो आज़ादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम बोलने से जब गोली लगती थी तो वंदे मातरम 47 तक तो किसी ने नहीं बोला। आज़ादी के पहले यहाँ जो हमारा नागपुर में शहीद शंकर माल्ले का जो पुतला है झंडा चौक पे, शहीद शंकर काकड़े का पुतला में हॉस्पिटल के सामने, ये 18-18 साल के बच्चे वंदे मातरम बोल के अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए। आरएसएस के तो किसी कार्यकर्ता का पुतला नागपुर में या कहीं भी देश में कहीं दिखता नहीं है, कोई नाम भी नहीं दिखता है। तो इन लोगों ने सरदार पटेल को आज़ादी की लड़ाई में फॉलो नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, गांधी जी का मर्डर हो गया। गांधी जी का मर्डर होने के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया एज ए होम मिनिस्टर। सरदार पटेल ने आरएसएस के, अगर वो प्रशंसक होते या आरएसएस के विचारों में अंदर से उनका कोई करंट होता तो आरएसएस को बैन क्यों करते? उन्होंने आरएसएस को बैन किया। 10,000 स्वयंसेवक गिरफ्तार किए, 5,000 छोड़े, फिर 5,000 रखे। आरएसएस के चीफ को, गुरुजी गोलवलकर को, उन्होंने सिवनी की जेल में बंद किया। 2 साल, 1.5-2 साल वो जेल में रहे। और सरदार पटेल ने उनको कहा, आप आरएसएस की कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बना के दो कि आप हिंसा में भाग नहीं लेंगे, आप किसी गुप्त कार्यवाहियों में भाग नहीं लेंगे। ये संविधान जब बना के आरएसएस ने दिया, तब जाके आरएसएस का बैन लिफ्ट हुआ। सरदार पटेल की जो चिट्ठियां हैं जो उन्होंने गोलवलकर को लिखी हैं, गोलवलकर ने किसी होम सेक्रेटरी के बारे में कुछ जो भाषा लिखी थी, थोड़ी अपमानजनक थी, जेल से।
हिंदुस्तान के गृह सचिव के बाद भारत सरकार का गृह सचिव, जो सरदार पटेल का होम सेक्रेटरी था। तो सरदार पटेल ने, डीपी मिश्रा साहब यहाँ होम मिनिस्टर थे, यहाँ अपने सीपीएन बरार के, डीपी मिश्रा को उन्होंने कहा कि आप गोलवलकर को बोलिए कि वो माफ़ी मांगे, चिट्ठी लिखने के लिए तो चिट्ठी दूसरी लिखें, और नहीं तो उनको कोई, उनके साथ में कोई संवाद नहीं होगा। और जो लेटर्स हैं सरदार पटेल के, वो स्पष्ट बताते हैं कि आरएसएस को वो खतरनाक संगठन मानते हैं। अभी किसी जगह कोई, वो तो गांधी जी भी, कोई आरएसएस के स्वयंसेवक कोई रोड पे खड़े रह के, या जब दंगे हो रहे थे कहीं खड़े होकर काम कर रहे, तो निकाय बड़े अनुशासित लोग दिखते हैं, तो ये कोई प्रशंसा नहीं होती। जब कोई रोड पे खड़ा है कोई स्वयंसेवक और किसी ने बोला, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि बड़ी खतरनाक विचारधारा है। ये सरदार पटेल के रिकॉर्ड में है कि बहुत खतरनाक विचारधारा है। उन्होंने गुरु गोलवलकर जी से स्पष्ट कहा कि आप इन सब बातों से अगर दूर रहेंगे तो ही देश के हित में हम लोग आपको सहयोग दे सकते हैं। अच्छा, तो उनकी बड़ी क्लियर लाइन थी एक बात सरदार पटेल की। आपके अध्ययन में ये आई होगी। और नरेंद्र मोदी 15 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी सरदार पटेल की न तो जयंती मनाई, न कभी उन्होंने सरदार पटेल का कोई पुतला लगाया। अभी अचानक सरदार पटेल कहाँ से याद आ गए? मेरी समझ आपको 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 क्या लगता है, आपका आपका आंकलन, कभी आपको ख्याल नहीं आया? आपका आंकलन क्या कहता है? मेरा आंकलन ये है, आरएसएस और बीजेपी के पास कोई विरासत नहीं है, कोई नेता नहीं है, इनके पास कोई आइकॉन नहीं है, कोई इनका, ये भगवान राम इनका आइकॉन नहीं हो सकते। वो हिंदू धर्म में भगवान माने जाते, भगवान किसी पार्टी का लीडर नहीं हो सकता। तो वो राम की फोटो छापते हैं। विवेकानंद जी मरने के बाद बीजेपी बनी है, विवेकानंद की फोटो छापते हैं। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, सरदार पटेल कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, अब आप उनकी फोटो छापो, सुभाष चंद्र बोस को कल उनके नाम से कुछ बात आप शुरू करो, तो आपके पास कोई लीडर नहीं है। आप कांग्रेस के नेताओं के भरोसे अपनी पार्टी को चलाना चाहते हो, एक चेहरा जोड़ना चाहते हो। आप, आपका दिवाला निकला हुआ, क्योंकि आप देश की आज़ादी में नहीं रहे, आप फ्रीडम मूवमेंट में नहीं रहे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस या फिर इस मैथोलॉजी से जुड़ी जो संगठन है, ये कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके चेहरे का इस्तेमाल अपने आप को खड़ा करने के लिए करना है, लेकिन इनकी वो भूमिका नहीं रही। आपके अध्ययन में क्या बात आती है कि आपने कभी राष्ट्रवाद पर बात करते हुए, मतलब इस वक्त एक बड़ा मुद्दा आता है ये राष्ट्रवाद का, तो उस वक्त आपके अध्ययन में ऐसी कोई बात आती है कि राष्ट्रवाद पर नेता कोई बात करते रहे? जो भारत माता की जय बोलते हैं जो लोग, जी जी, जब भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई थी, गुलाम थी भारत माता, अपनी माँ को आज़ाद करने के लिए जो लोग कभी सामने नहीं आए, उनको भारत माता की जय बोलने का अधिकार नहीं है। भारत माता की जय वही बोल सकता है जो भारत माता को जंजीरें काट के आज़ाद करे। भारत माता, वंदे मातरम बोलने का उसको अधिकार है, जब अंग्रेज गोली मार रहे थे वो वंदे मातरम बोले और फांसी पे चला जाए, वो वंदे मातरम बोलने का सही अधिकारी। जब देश आज़ाद हो गया, भारत माता की जंजीरें कट गई, अब हम भारत माता की जय बोले, इसके लिए कि हम सरकार में आ जाए, कुर्सी पे आ जाए, राष्ट्रवाद की, जो राष्ट्रवाद की बात करता है वो इस देश में, राष्ट्रभक्ति की जो भी बात करता है, वो इस देश के राष्ट्र को गुलामी से बाहर निकालने के समय उसका राष्ट्रवाद कहाँ गया था? आरएसएस 1926 में बनी, आज़ादी मिली 47 में। तो ये जो बीच का पीरियड है 20-21 साल, आरएसएस का राष्ट्रवाद, आरएसएस की देशभक्ति, आरएसएस की भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये कहाँ गायब हो गया था? आज़ादी के बाद आप एक जुनून पैदा करके, एक बहुसंख्यक समाज के हम प्रतिनिधि है, 50 साल हिंदुस्तान की जनता ने आपको मौका नहीं दिया, बीजेपी को मौका नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को 50 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता, करोड़ों लोग, गांधी के खून के छींटे दूर दूर जहां भी गिरे होंगे जिनके कपड़ों पर, जहां थोड़ा भी कहीं कोई छींटा चला गया, उसको उन्होंने पावर में नहीं आने दिया। 50 साल आपको इंतजार में रखा। नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रैक्टिसिंग चल रही है, क्या ये प्रैक्टिसिंग राष्ट्रवाद की प्रैक्टिसिंग लगती है आपको? ये बोलिए, कश्मीर में रोज नारे लग रहे हैं, मेरी जान पाकिस्तान, पीडीपी अफजल गुरु को शहीद बोल रही है, आप उसके साथ सरकार बना रहे हैं। आरएसएस का आदमी जाके वहाँ घुटने टेक के बैठा है महबूबा के सामने, महबूबा बोल रही नहीं, तुमने मेरे पिता को धोखा दिया,
मैं तुम्हारे साथ गवर्नमेंट नहीं बनाती, और इनको घुमा रही है पीछे। और ये कुर्सी के लालच में जहां नारे लग रहे हैं वहां कार्रवाई नहीं कर रहे। ये खुद जो पार्लियामेंट हमले का जो आतंकी था मसूद, क्या है, अफजल गुरु, तो उसको तो फांसी कांग्रेस की यूपी के सरकार ने दी, पर जो आरोपी था मसूद अजहर को आप प्लेन के अंदर, एक तरफ वो बैठा है, एक तरफ दूसरा आतंकवादी बैठा है, बीच में आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बैठा हुआ है, उनको लेके जा रहा है जसवंत सिंह प्लेन में, और उनको दोनों को खाना सर्व कर रहा है, उनको बिरयानी पूछ रहा है, उनको खाना खिला रहा है, और गेस्ट को लेके जा रहा है और उनको कंधार में छोड़ के आ रहा है, और उसी ने पठानकोट पर हमला किया। तो आपका राष्ट्रवाद, आप लोगों पे आरोप करते राष्ट्रद्रोही हैं और ये है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप खुद जाके कंधार में जिनको छोड़ के आते हो वो पठानकोट पर हमला कर रहे हैं। आप जो लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के फेवर में, उनके साथ आप सरकार बना रहे, आपका ये राष्ट्र प्रेम है। आप पूरी यूनिवर्सिटियों पे, आप पूरे शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर आप लोगों की वैचारिक बहस रोकना चाहते हैं। आप गरीब आदमी, उपेक्षित समाज का व्यक्ति, पीएचडी नहीं करे, अच्छी जगह नहीं जाए, उसको एजुकेशन बाबा साहब ने बोला, गांधी ने बोला, शिक्षा के सिवाय कोई भी समाज आगे नहीं जा सकता। एजुकेशन उसका बेस है। किसी समाज का एजुकेशन रोक दो, समाज जीरो हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बाबा साहब को एजुकेशन मिली इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन किया। एजुकेशन ये आदमी की आत्मा है, वहां से क्रांति शुरू होती है एजुकेशन से। बिना पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स को वहां पे इतना ह्यूमिलेट करो कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। आप इतना परेशान करो कि वो कल जो लेटर पार्लियामेंट में बताया गया, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो पढ़ के सुना है, उसकी मदर से, सिस्टर से जो लेटर आया, कि वो बोल रहा है कि भाई जब हम दलित बच्चा आएगा एडमिशन लेने तो उसको साइनाइड और आप उसको ये सब एडमिशन के साथ ही दे दो। ये अगर उसका लेटर है, पूरी सिस्टम को इसने हिला दिया है, पूरे देश की सिस्टम हिली हुई है। और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो अगर इस तरह के, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, वो अध्यक्ष चुन के आया है, एबीवीपी को उसने गिराया, हराया, यही उसका अपराध है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल विंग को वहां उसने चुनाव में हरा दिया है। वो लड़का प्रेसिडेंट, पूरे हजारों विद्यार्थी उसको अध्यक्ष जिता के। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे पता है। यहाँ आरएसएस और एबीवीपी को हमने नागपुर में कभी पनपने नहीं दिया। रिपब्लिकन फेडरेशन, स्टूडेंट फेडरेशन, हम लोगों का संगठन, सब मिलके 25 साल कभी यहाँ आरएसएस का आदमी अध्यक्ष जीत के नहीं आया यूनिवर्सिटी में। एजुकेशनल स्टूडेंट्स के बीच में ये कभी पॉपुलर नहीं रहे। नागपुर इतना बड़ा सेंटर इनका, कभी इनके आया यहाँ अध्यक्ष चुन के। अब जेएनयू में अगर तुम्हारा अध्यक्ष जीत गया है तुम्हारे खिलाफ, तो वो नारे लगाते में नहीं दिख रहा, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, आप उसको ले जाओ और आप उसको राष्ट्रद्रोह में अंदर करो। और जुडिशियल सिस्टम को आप डिस्टर्ब करने के लिए, इस देश का जो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल सिस्टम बना है कि कल आपको कोई सरकार अगर आप पे अन्याय करे तो आप न्यायपालिका से न्याय लो। न्यायपालिका इज द ओनली होप ऑफ द सोसाइटी। अब न्यायपालिका के अंदर किसी को मार रहे हो, अब पुलिस उसको बचा नहीं रही, न्यायपालिका में आप उस पर पेट्रोल बम फेंकने की बात करते हो। आपकी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के वकील उसमें हमला करते हैं। हमारी इतने साल सरकार रही इस देश में, 55 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। कांग्रेस के किसी मंत्री ने कभी लिखा कि यूथ कांग्रेस से ये कम्युनिस्ट पार्टी का झगड़ा हो रहा है, चलो इनको अंदर डालो? किसी वाइस चांसलर को लिखा कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इस पर एक्शन दो? कभी एक चिट्ठी कोई बताए 70 साल में? सर आपका जो अध्ययन है वो, और इस वक्त देश की दिशा है वो, अगर इन दोनों का अगर तुलनात्मक कोई बात करना चाहे तो आप कैसे कहेंगे? ऐसा है कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी दिलाई, जिन लोगों ने संविधान बनाया, जो बड़ी महान हस्तियां थी, ठीक है वो लोग जल्दी गए। गांधी जी 48 में गए, तुम्हारे सरदार पटेल 1950 में चले गए, उसके बाद में बाबा साहब 56 में गए। तो ये लोग जल्दी गए, इसका उनने जो सपना देखा था, उन लोगों ने जो ड्रीम देखा, जो ये पूरी प्रोजेक्ट तैयार की, जो पूरा देश जिस कंपोजिशन
सामाजिक ताना बाना, सोशल कंपोजिशन, ये पूरी वर्ल्ड पावर बन जाए, एक अच्छा मुल्क बने, अच्छी देश बने, दुनिया इसको देखे, इस देश को कि ये कंट्री कैसी है। ये जो थीम तैयार हुई, उस थीम को आप अगर तितर बितर करना चाहते हैं, आप पावर यूज करके उसको खत्म करना चाहते हैं, तो ये चीज कंट्री में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आजादी में जो कुर्बानियां हुई हैं, लोग जो मरे हैं, जो राष्ट्रवाद वो था जब देश ही आजाद हुआ, आज हिंदुस्तान का हर आदमी राष्ट्रवादी है, क्योंकि कोई विदेशी शक्ति से लड़ना नहीं है। आज किससे यहाँ लड़ाई हो रही है कि तुम राष्ट्रद्रोही हो, मैं राष्ट्रवादी हूँ? जब लड़ाई हो रही थी वो मौका था कि कौन देश के साथ है जो लड़ रहा, कौन नहीं लड़ रहा। आज हिंदुस्तान में हम क्या अपनी गवर्नमेंट से लड़ेंगे? हमारी गवर्नमेंट है। तो आज यहाँ राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह का सवाल नहीं, और सवाल यह है इस देश का रहने वाले हर व्यक्ति पे, जब तक वो कोई डायरेक्ट विदेशी ताकतों से मिला हुआ कोई उसका प्रूफ नहीं मिलता है, प्रूफ मिलता है आप उसको फांसी पे लटका दो। कोई पार्टी, कोई समझदार आदमी बीच में नहीं आया, क्योंकि देश खत्म होगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। कंट्री को कोई खत्म कर रहा है तो आप उसको खुलेआम फांसी पे लगा, आपके हाथ में सरकार है, कानून है। आप वहां कश्मीर में सरकार चलाते समय एक आतंकवादी को छोड़ते हो, तो सबसे बड़ा आतंकवादी, वो जाके वहां नारे लगाता है, आप चुप रहते हो। आपकी क्या मजबूरी है कुर्सी की मालूम नहीं, बीजेपी की। आप कश्मीर में आतंकवादी छोड़ रहे हो, और आप कोई दलित समाज का बच्चा पीएचडी कर रहा है, स्कॉलर है, आप उन बच्चों को 6-6 बार चिट्ठी लिख के आप उसको बाहर निकालो, आप उस पर वाइस चांसलर पर प्रेशर डालो, वाइस चांसलर उसको एक्सपेल करे, हॉस्टल से निकाले। वो बच्चे 15 दिन बैठे रहे तंबू लगा के, उनसे कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं, कोई उनसे गवर्नमेंट उनसे डिस्कस करने को तैयार नहीं। और वो बच्चा मजबूरी में, उसका जो लेटर है वो इतना इमोशनल है कि पूरी कंट्री उसके लेटर से एक एक शब्द से हिली हुई है। कोई भी समझदार आदमी, अच्छा आपने कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया वो दलित है कि नहीं, अच्छा वो दलित है कि नहीं है ये कंट्रोवर्सी नहीं, वो इंसान है ना, हिंदुस्तानी है, भारत का नागरिक है। आप कोई भी भारत के नागरिक से आप ऐसा व्यवहार करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो दलित है कि नहीं है ये इशू नहीं है। आप जब उसको स्कॉलरशिप दे रहे हो तो दलित नहीं, तो स्कॉलरशिप कहाँ से दे रहे हो? एक तरफ बोलते हो हम स्कॉलरशिप दे रहे, फिर बोलते हो दलित नहीं है। तो ऐसे जो इनके, और कल भी जो स्मृति ईरानी ने जो भाषण दिया है, आज उसकी सब परतें निकल के आई हैं। आज सब पूरा यह है, बोलते अगर मेरी बात गलत हुई मैं सिर कलम करके आपके कदमों में डाल दूंगी। आज मायावती राज्यसभा हम बोल रही है कि ठीक है, आप, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आपका सिर लाओ, आपने कमिट किया है। तो ये सब जो एक बचपना, चाइल्डिश, इमेच्योर्ड जो तरीके से हैंडलिंग हो रही है पूरी सिचुएशन की, ये देश के लिए बहुत डेंजरस है। देश के जो बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, कोई भी प्रदेश का हो, कोई भी समाज का हो, सबको यूनाइट होके आज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, जिसने हर हिंदुस्तानी को राइट्स दिए हैं, आज उसको जो जिस तरीके से छीनना चाहते हैं उसको रोकना पड़ेगा। एक अंतिम टिप्पणी के रूप में, एक अंतिम संदेश के रूप में, कि आपका अध्ययन जो इस पूरे राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन आपने किया, और आप प्रैक्टिसिंग में, आपका राष्ट्र निर्माण की प्रैक्टिसिंग में आपका बड़ा योगदान रहा, आप कैसा जोड़ेंगे इसको, कैसा करेंगे? नई पीढ़ी को जी, जो देश की आज़ादी की लड़ाई हुई जी, उससे इंस्पायर होना है, ये इस अध्ययन का मेन हम लोगों का इंटेंशन है जी। उनको इंस्पायर होना है कि देश की फ्रीडम, इस देश की डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल से मिली है, इसको हम कायम रखें। जब उनको पता लगेगा मुश्किल से मिली तो उसको और मजबूती से कायम रखने में और उनको ये आएगा, कमिटमेंट आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग 1000 साल गुलाम रहे, जिन गलतियों की वजह से, वो मिस्टेक्स इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हो, जिससे हम फिर से कभी गुलामी के अंधेरे में नहीं चले जाए, वो मिस्टेक्स नहीं हो। और वो मिस्टेक्स डिवीजन वाली, कास्ट फीलिंग्स, रिलीजियस फीलिंग्स, ये इंसान की शत्रु है, ये इंसान को इंसान से बांटती है। यहाँ जोड़ने का काम करना है, बांटने का नहीं। क्या बात है। और जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं, आखिरी में मुझे एक ही बात बोलना है, भाई ये जो गवर्नमेंट बैठी है ये आरएसएस से गाइड होती है, ये इनका थिंक टैंक ये है। और जो थिंक टैंक डेमोक्रेटिक नहीं है, गुरुजी का कभी चुनाव नहीं होता,
वो बोलते मरते दम तक गुरुजी रहता, मरने के बाद कोई चिट्ठी लिखते, क्या करते मुझे पता नहीं, कि नया गुरुजी कौन बनेगा। इनकी सिस्टम मुझे तो नहीं मालूम, नागपुर में इतने साल से रह रहा हूँ, मुझे बताया गया कि पुराने गुरुजी ने कोई चिट्ठी निकली, अभी किसी को पता है कौन कब किसकी डेथ होगी, तो चिट्ठी निकलती, फिर वो नया गुरुजी बनता है। तो डेमोक्रेसी दूर दूर तक नहीं। गुरुजी का चुनाव स्वयं सेवक से ही चुनाव लो आप, गुरुजी का जो आपके आरएसएस के वॉलंटियर्स है, वो नहीं होता। आपका जो लाठी लेके जो आप प्रशिक्षण देते हो लोगों को, लाठी वेपन है, हिंसा का प्रतीक है। ये गांधी जी का देश है, गौतम बुद्ध, महावीर भगवान, गुरु नानक, उन्होंने जो अहिंसा का रास्ता बताया है, लाठी उसके विरोध में। ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात है। ये बात है जोड़ने वाली, ये तोड़ने वाली नहीं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत का इतिहास जो अभी इस वक्त डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी जी के इस पूरे वक्तव्यों से जो हमने समझने का प्रयास किया कि भारत की संस्कृति ये सह अस्तित्व की संस्कृति है, कोएग्जिस्टेंस की। ये लोगों को जोड़ने का काम करती है, विभिन्न परंपराओं के साथ भी एक मूल्य जो मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है, वो मानवीय मूल्यों की संरक्षा की बात है। और इसे तोड़ने के लिए जो जो ताकतें काम करती है, वो राष्ट्रद्रोह की ताकतें हैं। और वो वास्तव में राष्ट्रद्रोह होता है, राष्ट्रभक्त या फिर राष्ट्रवाद वहां से आता है जहां लोगों को जोड़ा जाता है, मानवीय मूल्यों को जोड़ा जाता है, और वो संवैधानिक मूल्य जो हमारे सह अस्तित्व को स्वीकारते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। ये बात भारत के मूल भावना की बात है। और इस पूरी बात को हमारे साथ साझा करने के लिए डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। बाबू जी, आप हमारे साथ आए और इस पूरी बातचीत में आपने बिल्कुल खुलकर आपका अध्ययन और आपका मत हमारे साथ रखा। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। आवाज़ विशेष में ऐसे ही किसी खास शख्सियत से आपकी भेंट करवाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा और बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।